हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ू परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट दूसरे को डिस्कस करेंगे। जो बार बार पूछे गए प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि एसएससी सीएचएसएल का टीयर 1 का एग्जाम 12 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, तो 12 नवंबर को टारगेट करते हुए लगातार जो सबसे अधिक सवाल पूछे जा रहे हैं सीएचएसएल के टीयर 1 में लगभग 5 सालों में, तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के एक और क्लास में बेस्ट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्लास से आपको आइडिया लगने वाला कि आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि अंतिम 10 दिनों की तैयारी आप सभी को होने वाली है। तो इन अंतिम 10 दिनों में जितना भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे होंगे, आप पूरे सही कर रहे होंगे। लेकिन इस क्लास से आप सभी को 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन सही करना है। यदि आपका 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन ठीक नहीं हो पाते हैं, तो समझिए आपकी जीके में जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन सही होंगे। क्योंकि मेरे दोस्त, जो लगभग 5 सालों में जिस टाइप के और जिस लेवल के अभी तक सीएचएसएल के टीयर 1 के एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं ना, उन्हीं टाइप और उन्हीं लेवल के क्वेश्चन इस क्लास में हमने आपके लिए ऐड किया है। तो ये क्लास आपके लिए रामबाण होने वाली है और 10 नंबर आपकी पक्की हो सकती है 10 दिन पहले ही। तो एक एक क्वेश्चन आप इस क्लास से तैयार करिए। 25 क्वेश्चन आपको सही करना है, लेकिन मेरे दोस्त आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस क्लास के सारे क्वेश्चन को देखिए और पूरे 50 के 50 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करिए। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक दिन में इस टाइम 3 क्लास हो रही है, एक सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6 बजे। ये डेली क्लास की टाइमिंग हो रही है। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो देखिए, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये किस राज्य में स्थित है? बताइए, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यानी पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। मोहम्मद यूनुस ने 1983 में निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना की थी? बताइए, मोहम्मद यूनुस ने 1983 में किस बैंक की स्थापना की थी? तो याद रखिए, ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3। रॉबर्ट ब्राउन ने बिलियन में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी यानी जिगजैग गति का निरीक्षण किस वर्ष किया था? बताइए, रॉबर्ट ब्राउन ने बिलियन में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी यानी जिगजैग गति का निरीक्षण किस वर्ष में किया था? तो याद रखिएगा 1827 में। ऑप्शन से यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4। पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, पंचवर्षीय योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 में शुरू की गई थी, यही आपका कथन बिल्कुल ठीक लग रहा है। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5। 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बन गया? बताइए, 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बन गया? तो एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र देश बन गया था 26 जनवरी 1950 को भारत। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ? बताइए, कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ? ऑप्शन पढ़िए। तो सर ये सत्रिया, यही तो भाई असम में विकसित हुआ था, जो कि असम के मठों में विकसित हुआ था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला एक वाद्य यंत्र नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा तार वाला एक वाद्य यंत्र नहीं है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, बांसुरी ये केवल बांस से बना होता है, जो कि एक तार वाला एक वाद्य यंत्र नहीं है। तो ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8। भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? बताइए, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा 1999 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9। तेरी मिट्टी गीत निम्नलिखित में से किस फिल्म का है? यदि आप सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हैं तो भाई कुछ फिल्मों के महत्वपूर्ण सॉन्ग को याद कर लीजिएगा, क्योंकि भाई डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे देखिए, तेरी मिट्टी, यह गीत किस फिल्म का है? बताइए। तो ये केसरी फिल्म का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो याद रखिएगा भाग 3 को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 11, बादामी या वातापी चालुक्य मूल रूप से ये किस शक्ति के अधीन थे? बताइए, बादामी या वातापी चालुक्य मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे? तो याद रखिए कदम के शक्ति के अधीन थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो साथी आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार हम आपको वही क्वेश्चन करा देंगे जब तक आपका पेपर खत्म नहीं होता, तब तक ये क्लास चलने वाली है और एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कराने वाले हैं। तो आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ओके, देखिए मायाधर राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली ये किसके नृत्यांगना है? बताइए, तो मायाधर राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जो उड़ीसी है इनके नृत्यांगना है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बताइए, क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए ट्रोपोपोज कहा जाता है। ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15, 1913 में एक्सरे तरंगदैर्घ्य पर आधारित परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? बताइए, 1913 में एक्सरे तरंगदैर्घ्य पर आधारित एटॉमिक नंबर की खोज किसने की थी? तो हेनरी मोस्ले ने की थी। ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 23 लगाता है। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 17, काचिन मनाव महोत्सव ये किस देश में मनाया जाता है? बताइए, काचिन मनाव महोत्सव ये किस देश में मनाया जाता है? बताइए, तो याद रखिएगा म्यांमार देश में। ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 18, आजादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? बताइए, आजादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? बताइए, तो कौन सा वर्ष था? तो सर जी 1948 में। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 19, मेवाड़ उत्सव उदयपुर में यह किस उत्सव के दौरान मनाया जाता है? बताइए, मेवाड़ उत्सव उदयपुर में किस उत्सव के दौरान मनाया जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा गणगौर उत्सव के दौरान मनाया जाता है मेवाड़ उत्सव उदयपुर में। बी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित कराए जाने वाले घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है? बताइए, तो कौन सा भारत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित कराने जाने वाला एक घरेलू टूर्नामेंट नहीं है? जैसे रणजी ट्रॉफी है भाई, दिलीप ट्रॉफी भी है, ZR ईरानी कप भी है, लेकिन सुपर 4 नहीं है भाई। तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सुपर 4 तो फुटबॉल से संबंधित है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो साथ ही हम आपको बता दें जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, ये मतलब कि सारे ओरिजिनल CHSL के Tier 1 के ही सवाल होने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपके प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट के नहीं है, सारे ओरिजिनल के ही सवाल है, यानी ओरिजिनल पेपर के ही सवाल हैं। ये सभी आपके पेपर में पूछे गए सवाल हैं। ओके, 2024 और 2023 में याद रखिएगा। बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। ऑप्शन सी सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य में लोक गीतों को रागनी कहा जाता है? बताइए, किस राज्य में लोक गीतों को रागनी कहा जाता है? तो याद रखिएगा हरियाणा राज्य में। ऑप्शन ए सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे अधिक अंतर है? बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे अधिक अंतर है? तो याद रखिएगा राजस्थान में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए सवाल क्या दिया है, निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों का मिलान उन्हें बजाने वाले उस्तादों के साथ करिए। यानी यहां से तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। संतूर को कौन बजाता है? संतूर को पंडित शिव कुमार शर्मा काफी फेमस है। यानी मेरे दोस्त ए का पहला मिलान होगा, ध्यान से देखते रहिएगा, ए का पहला मिलान होगा। क्योंकि देखिए संतूर तो भाई जो एक सेकेंड भाई, जैसे संतूर को पंडित शिव कुमार शर्मा, तो पंडित शिव कुमार शर्मा थर्ड पे है, यानी पहले का तीसरे हो जाएगा, है ना मेरे दोस्त। और सितार को बिस्मिल्लाह खां बजाते हैं क्या? बताइए कि उस्ताद बिंदा खां की अनुष्का शंकर, बिल्कुल। तो सितार को बजाने वाले अनुष्का शंकर है भाई, यानी बी का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 4 नंबर हो जाएगा। शहनाई को बिस्मिल्लाह खां का भी फेमस है मेरे दोस्त, शहनाई में बिस्मिल्लाह खां काफी फेमस है। तो यानी सी का पहला हो जाएगा, सी का पहला मिलान हो जाएगा। और एक बचा यानी सारंगी को उस्ताद बिंदा खान, यानी डी का दूसरा हो जाएगा। देखिए ए का तीसरा, बी का चौथा, तीसरा का पहला और डी का सेकंड, कौन सा ऑप्शन है? ए का तीसरा रॉन्ग है, ए का दूसरा रॉन्ग है। देखिए भाई केवल 4 नंबर देखिए, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का आई है, यानी फर्स्ट है, और डी का सेकंड है। यानी सॉल्व का 4 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से मिलान कर लीजिए। ओके मेरे दोस्त, कोई दिक्कत? चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25। डैश किसी आकाश गंगा के अंदर धूल और गैस का एक बादल कैसा होता है? तो साथी याद रखिएगा, नेबुला किसी आकाश गंगा के अंदर धूल और गैस का एक बादल होता है। तो यहां से बी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन मुक्त रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना के अभिन्न अंग थे? बताइए कौन मुक्त रूप से भारतीय सेना के अभिन्न अंग थे? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27। ओलंपिक नियमों के अनुसार मैच की तीसरी पारी में जब कोई पक्ष कितने पॉइंट बनाता है तो बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट की साइड बदल लेते हैं? बताइए ओलंपिक का यह नियम है कि इस नियम के अनुसार मैच की तीसरी पारी में जब कोई पक्ष कितना पॉइंट बनाता है तो बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट की साइड बदल लेते हैं। तो बताइए कितने पॉइंट बनाते हैं? तो 11 पॉइंट। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है? बताइए इनमें से एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना कौन सा है? याद रखिएगा सोनल मानसिंह है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? बताइए टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? तो सर ये 1896 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30। अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे दंड के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी को शामिल करता है? बताइए अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे दंड के सिद्धांत को शामिल करता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 2 खंड को। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31। दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? बताइए। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना 2 साल स्टार्ट हुआ था। जैसे कि गांव की हम बात करेंगे तो गांव में मेरे दोस्त 2011 में ही स्टार्ट हो गया था, और शहरी में बात करेंगे तो शहर में बात करेंगे तो ये 2013 में स्टार्ट हुआ था। तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी दीनदयाल अंत्योदय योजना? तो याद रखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें मानसून के अंत के बाद बोई जाती है? बताइए किस प्रकार की फसलें मानसून के अंत के बाद बोई जाती है? तो याद रखिए जो रबी की फसलें हैं, रबी की फसलें कब बोई जाती हैं भाई? अब शीत के समय यानी ठंडी के समय। ओके याद रखिएगा जैसे गेहूं आपका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कॉल करिए।
भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? बताइए। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो याद रखिए 5 प्रकारों के। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। आधुनिक सूक्ष्म वित्त यानी मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस के जनक कौन है? बताइए। आधुनिक सूक्ष्म वित्त के जनक कौन है? तो याद रखिएगा मोहम्मद यूनुस है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? बताइए। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन था? तो अराबिदु राजवंश था। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 36। पौधों की पत्तियों में से जल वाष्प के रूप में जल का क्षय क्या कहलाता है? बताइए दोस्त मेरे। पौधों की पत्तियों में से जल वाष्प के रूप में जल का क्षय होना क्या कहलाता है? याद रखिएगा गुटेशन बुलाया जाता है यानी बिंदु स्राव। ओके, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा सारे क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। देखिए, सोमशिला बांध भारत के किस नदी पर बनाया गया है? सोमशिला बांध भारत की किस नदी पर बनाया गया? याद रखिएगा पेरियार नदी के तट पर। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। खेलो इंडिया गेम्स का 5वां संस्करण किस वर्ष भोपाल शहर में आयोजित किया गया था? बताइए। खेलो इंडिया गेम्स का जो 5वां संस्करण था किस वर्ष भोपाल शहर में आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा 2023 में। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक हरपाल द्वारा लिखी गई है? बताइए ऐसी कौन सी पुस्तक है जो कि हरपाल द्वारा लिखी गई है? तो दोस्त मेरे याद रखिए संगीत सुधाकर है। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 40। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? याद रखिए 640 जिले हैं। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? बताइए। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा पल्लव के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 को हल करिए। निम्नलिखित में से केरल का वह त्योहार कौन सा है जो फसल के मौसम की शुरुआत करता है, 10 दिनों तक चलता है और जिसके दौरान सर्पाकार नौका दौड़ आदि होता है? बताइए भाई। केरल का वह कौन सा त्योहार है जो फसल के मौसम की शुरुआत करता है, 10 दिनों तक चलता है और जिसके दौरान सर्पाकार नौका दौड़ आदि होती है? तो सर जी ये तो फेमस त्योहार है ओणम। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। MS एक्सेल के फंक्शन किस प्रकार के डेटा पर कार्य कर सकते हैं? भाई याद रखिए CHSL के पेपर में 1 से 2 सवाल कंप्यूटर से भी पूछे जाएंगे। बताइए कि MS एक्सेल के फंक्शन किस प्रकार के डेटा पर काम करते हैं? तो याद रखिए सेलों की रेंज या सेलों के समूह पर काम करते हैं। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? बताइए। भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो सर जी 2005 में। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। छऊ निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? बताइए। छऊ किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो याद रखिएगा गुजरात का है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए छऊ तो भाई कई कई जगह किया है, जैसे कि गुजरात में किया जाता है, पश्चिम बंगाल में किया जाता है और आपका झारखंड में भी किया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कॉल करिए। भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? बताइए। भारत में किन स्थानों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? तो याद रखिए चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने मुख्य रूप से बड़े पैमाने के उद्योगों को कितने खंडों में वर्गीकृत किया? बताइए।
औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने मुख्य रूप से बड़े पैमाने के उद्योगों को कितने खंडों में वर्गीकृत किया? तो दोस्त मेरे याद रखिए 4 खंडों में। ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 20 है वो किससे संबंधित है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है आर्टिकल 20। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49 कॉल करिए। वह एकमात्र भारतीय महिला कौन है जिसे बैडमिंटन में विश्व में नंबर 1 स्थान दिया गया है? बताइए, वह एकमात्र भारतीय महिला कौन है जिसे बैडमिंटन में विश्व में नंबर 1 स्थान दिया गया? तो साइना नेहवाल है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का हल करिए। तो इनमें से कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है? बताइए, लोक संगीत नागालैंड से संबंधित कौन सा नहीं है? जैसे हेलियमलियू है, हेरिलियू है, नेउलियू है, लेकिन नियोगा नहीं है। भाई नाम भी देखिए गजब का दिया है, नियोगा, जो आप पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से, यही नागालैंड से संबंधित नहीं है लोक संगीत। याद रखिएगा, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए क्या आप सभी का 25 क्वेश्चन ठीक हुआ इस दूसरे प्रैक्टिस सेट से? बताइए। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्त मेरे आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि दोपहर 12 बजे जो क्लास आ रही है वो रीजनिंग की क्लास आ रही है। तो रीजनिंग क्लास आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त? तो जरूर से जरूर ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से रखिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाले हैं भाई। सारे क्वेश्चन आपको इसी लेवल और इसी टाइप के मिलने वाले हैं जो हम क्वेश्चन करा देंगे। बस आपको डेली क्लास में सारे क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है मेरे दोस्त? तो आप जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिए, जैसे ही क्लास आए तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन है। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास में। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।